हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्या क्या इस चैप्टर में है। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ें देख ली थी। ठीक, उससे पहले ये भी डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या टॉपिक हमें चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, और इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे। ठीक है, फिर हमने बात की थी एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे किसे हम प्रॉपर, यानी कि जहां पर रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो रिएक्टेंट जिनसे मिल करके क्या बन रहे होंगे, प्रोडक्ट बन रहे हो, यानी कोई नया पदार्थ बन रहा होगा वो होंगे रिएक्टेंट, और जो नया पदार्थ बन रहा है वो होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ये भी हो गया था। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे, जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कोई नया पदार्थ बनते हुए हमें दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन देखी थी, जहां पर लेड आयोडाइड बन रहा था। ठीक है, येलो पीपीटी हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जहां पर क्या होता है, कलर में भी चेंज आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्वस था, और यहाँ पर ये पीपीटी कैसे बनती है, सॉलिड में आ जाती है ना। ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये PbI2 लेड आयोडाइड सॉलिड होता है, यानी कि स्टेट में भी चेंज होता है, अवस्था में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तीसरी चीज ये। फिर हमने ये जिंक सल्फेट बनाया था, जब जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाली थी एक कोनिकल फ्लास्क में। इसको कॉर्क से हमने क्या कर लिया था, बंद कर लिया था। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो है हमें बबल्स दिखाई दिए, और साथ में दिखाई दी कि H2 गैस यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। क्योंकि ये जो बबल्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, H2 गैस की वजह से आ रहे हैं, जिससे हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होती है, और गैस की वजह से ये कैसा हो जाता है, थोड़ा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो हमने काफी सारी चीजें देखी। इन एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि फिजिकल स्टेट में चेंज आता है केमिकल रिएक्शन में, कलर में चेंज आता है, स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, स्टेट के अलावा हम कहें कि गैस का इवोल्यूशन होता है, और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिए थे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर के तापमान में भी चेंज आता है। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो, तो फिजिकल चेंज की बात करें तो ये टेम्पररी होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं। जबकि केमिकल चेंज कैसे होते हैं बच्चों, स्थायी होते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं। तो चेंज इज परमानेंट। आगे फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। वहीं अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चेंज से जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, यहाँ पर नए पदार्थ भी बनते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होती हैं, पहले से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगला, चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अच्छा, यहां पर इन चेंज को रिवर्स किया जा सकता है सिंपल फिजिकल मेथड से। ठीक है, जबकि यहां पर चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता सिंपल फिजिकल मेथड से। क्लियर है? अगला, एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो यहां पर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है, रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एब्जॉर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन यहां पर एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लेकिन किसी भी केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो एनी चेंज दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो, उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन।
अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। दोनों में डिफरेंस देख लिया कि फिजिकल चेंज कैसे हैं, टेम्पररी हैं, यहाँ पर कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता। इन चेंजेस को सिंपल फिजिकल मेथड से हम आसानी से रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आइस को मेल्ट करना, उसको वापस फ्रीज भी कर सकते हैं, है ना। सिंपल मेथड से क्या कर रहे हैं हम, इनको रिवर्स कर रहे हैं। वही यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमेशा नहीं हो सकती, कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वैसे ही एनर्जी कभी एब्जॉर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वहीं अगर हम केमिकल चेंज के बारे में बात करें तो ये चेंजेस कैसे हैं, परमानेंट है। जैसे हमने कहा कि दूध से दही बनाना, दूध से हम दही बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या दही से वापस दूध बना देंगे, नहीं बनाएंगे। तो ये कैसा चेंज हो गया, ये हो गया है हमारा एक परमानेंट चेंज, ठीक है। तो हम कितना भी कोशिश कर ले वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं, यहाँ पर नया पदार्थ तो बन ही रहा है। जैसे हमने कहा दूध से दही बनाना, तो दही क्या है, एक नया पदार्थ है। तो दही की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो दूध से बिल्कुल अलग होंगी, लगभग अलग ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया पदार्थ बनता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होती हैं। जैसे हमने बात की थी कि जिंक की रिएक्शन हमने की थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन रहा था, ZnSO4। तो ZnSO4 जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो Zn से और H2SO4 से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, क्लियर है। फिर यहाँ पर हमने बात की थी कि इन्हें सिंपल फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स हम यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर दूसरी चीज कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। यानी कि रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना। इसके अलावा हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे, चाहे वो लेड आयोडाइड का एग्जाम्पल हो, जिंक सल्फेट का एग्जाम्पल हो, ठीक है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का एग्जाम्पल हो। तो काफी सारे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब यहां से रियल में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, चेंजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है केमिकल रिएक्शन के, केमिकल चेंज के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में तो बात हो गई है ना, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशंस है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन can be written in the shorter form. The simple way is word equation. तो ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दिख रही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो जो सिंपलेस्ट वे है उसी को क्या कहा जाता है, वर्ड इक्वेशन, या हम कहें केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। चलो कैसे लिखेंगे, देखो द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, और प्रोडक्ट कहाँ है, राइट हैंड साइड। तो देखो ये आप लिख लो, ये है रिएक्टेंट LHS, यानी कि मैथ्स में पढ़ते हैं ना LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो वैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास है रिएक्टेंट, जिसे हम कहते हैं अभिकारक, ठीक है। ये होते हैं, इन्हें लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड लिखा जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो यही यहां पर कहा गया है कि रिएक्टेंट को लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन, तो दोनों को कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैग्नीशियम कॉमा ऑक्सीजन नहीं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो बीच में क्या लगाया जाएगा, एक प्लस का साइन लगाया जाएगा। वैसे एक से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर ऐसा होता है कहीं पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, जैसे हम इस रिएक्शन, जैसे हम बात करें जिंक की रिएक्शन की, जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन अगर हम कराएं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ZnSO4, एक प्रोडक्ट ये है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या है, H2 गैस, H2 भी तो बनाता है। तो जो एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट है तो उसे कैसे लिखा जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन लगाया जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑल्सो रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे,
दूसरी चीज, इनके बीच में भी प्लस साइन लगाया जाएगा अगर एक से ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये जो एरो हेड है ये क्या करता है, प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है और क्या दिखाता है, रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है कि रिएक्शन क्या है, आगे को हो रही है। अगर इधर को एरो होगा तो यानी कि रिएक्शन इधर को हो रही है। ठीक है, ठीक है, वो तो खैर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि ये जो एरो का हेड है वो कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी कि ये जो हेड है ये हमेशा किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ, और ये जो इसकी टेल है ये हमेशा किसकी तरफ होगी, रिएक्टेंट की तरफ। और ये क्या दिखा रहा है, रिएक्शन का डायरेक्शन दिखा रहा है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हमारे पास है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो ऐसे ही लिखेंगे क्या इस रिएक्शन को, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये है हमारे रिएक्टेंट, क्योंकि ये लिखे गए हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारे प्रोडक्ट, और ये लिखे गए हैं राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे तो इनके बीच में क्या लगाया गया, ये प्लस का साइन लगाया गया। वैसे यहाँ पर भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, इनके बीच में भी क्या लगाया गया, ये प्लस का साइन लगाया गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक चीजें हो गई केमिकल इक्वेशन के बारे में, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे। ठीक है, जैसे हमने पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखा था, है ना, केमिकल रिएक्शन का, मैग्नीशियम पूरी स्पेलिंग लिखी थी, प्लस OXYGEN पूरा ऑक्सीजन। ऐसे थोड़ी ना हम हमेशा रिएक्शन को लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। हमें क्या करना है, उसको बिल्कुल शॉर्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले। केमिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, केमिकल फॉर्मूला को यूज करके। देखो ये हमने ऐसे लिखा, ये है तो केमिकल इक्वेशन ही, लेकिन अब हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, केमिकल फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर है। चलो, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है दोनों के बीच में। डिफरेंस क्या है, यही है कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक केमिकल रिएक्शन को। तो जैसे हमने बात की मैग्नीशियम, तो फॉर्मूला लिख दिया मैग्नीशियम का, प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी हमने ये रिएक्शन कैसे देखी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर अगर हम लिखें तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, फिलहाल हम रिएक्शन का एक स्केलेटन लिख रहे हैं, यानी कि एक ढांचा बना रहे हैं कि रिएक्शन कैसी लिखी जाएगी। ठीक है, फिर तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग हम अभी सीखेंगे। कोई भी रिएक्शन तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन हमने लिखी है, ठीक है, अभी आपको तो ये पता नहीं है कि ये बैलेंस है, ये नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो ये रिएक्शन अभी एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। कंप्लीट रिएक्शन तभी होगी जब वो एक बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, चलो फिलहाल अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी रिएक्शन है जो हमने यहां से लिख करके बनाई। ठीक है, फिलहाल तो ये रिएक्शन का एक ढांचा ही है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हमें इसे देखना है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर क्या दिख रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स, इफ द नंबर ऑफ एटम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे देख लीजिए। इसे हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम, अगर हर एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम नहीं है, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब हमने कहा कि ये इक्वेशन अभी कैसी है, अनबैलेंस्ड है।
आप कहोगे कि कैसे पता चल रहा है इक्वेशन अनबैलेंस्ड है? क्योंकि आपको देखना है कि हर एलिमेंट का जो एटम है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, चलिए, अच्छा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मास ये जो लॉज होते हैं। ठीक है, चलिए, फिलहाल आपको ये जानना है कि कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, कि जो इसके जो एलिमेंट है इनके जो एटम है ये दोनों साइड बराबर है या नहीं है। देखो बच्चों, अगर ये एटम दोनों साइड बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस है, और अगर एटम दोनों साइड बराबर नहीं है तो रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इफ द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो अगर रिएक्शन अनबैलेंस है यानी कि अभी बैलेंस नहीं हुई है तो उसे कहा जाएगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन का एक ढांचा। इफ सेम इट इज बैलेंस्ड, और अगर क्या कर लिया, अगर ये जो एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या है, सेम है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, एक बैलेंस्ड रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमें जैसे कि अभी हमने बात की थी कि एक रिएक्शन तभी एक प्रॉपर रिएक्शन बनेगी जब वो क्या होगी, प्रॉपरली बैलेंस्ड होगी। ठीक है, तो देखो क्या ये रिएक्शन सच में बैलेंस नहीं है क्या? अच्छा, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम है, सेम है ना, सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। अब आप इधर काउंट करो, अगर हम इधर mg की बात करें, इधर mg कितना है, इधर रिएक्टेंट में एक है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन दो है ऐसा, बिल्कुल है। अब हम इधर बात करें, इधर mg कितना है, इधर mg एक ही है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, ये mg है और ये ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, कितना दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब आप दोनों को क्या करो, दोनों को चेक करो। ठीक है, दोनों को मिलाओ तो आपको क्या दिखेगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, दोनों तरफ गड़बड़ है। ऑक्सीजन इधर तो दो है लेकिन इधर क्या है, एक ही है। अगर हम इसका दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन दो हो जाएंगी, है ना। तो दो से मल्टीप्लाई केवल ऊपर नहीं करना, रिएक्शन में करना है। तो रिएक्शन में देखो इधर तो दो है, इस ऑक्सीजन को दो बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही किया जाता है, क्लियर है। चलो, दो का मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। अब हम दोबारा से चेक करें, इधर एक मैग्नीशियम इधर दो ऑक्सीजन, अब इधर क्या है, इधर मैग्नीशियम के साथ भी तो ये टू आ गया, 2 MgO का मतलब है कि टू का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। हम बच्चों यहाँ पर टू नहीं लिख सकते, ये क्या है, गलत है, ऐसा टू नहीं लिखा जाता। ठीक है, केवल हम यहाँ पर ही रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इनके यहाँ पर, यहीं पर ही हम क्या कर सकते हैं, डिजिट को ऐड करके रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू लिख देते हैं तो भी तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, नहीं तो बैलेंस नहीं होती, हमें केवल यहाँ पर ही लिखना है। क्लियर है, चलो, अब देखो हमने यहाँ पर टू लिखा तो ऑक्सीजन तो टू हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, टू हो गया, यानी कि ऑक्सीजन तो दोनों तरफ अब बराबर है, लेकिन इधर मैग्नीशियम भी कितना हो गया, दो हो गया। अब फिर से गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है लेकिन मैग्नीशियम इधर दो है इधर एक ही है, तो इधर भी क्या कर लेंगे, दो का मल्टीप्लाई 1 × 2 कर लो, कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ पर भी टू का मल्टीप्लाई कर लो, क्या अब रिएक्शन बैलेंस है, 2 Mg इधर है 2 Mg इधर है, 2O2 इधर है 2 ऑक्सीजन इधर है, अब क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन कैसे बैलेंस हुई? अब देखिए ध्यान से, समझ में आया? अब ये देखो, अब ये क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी, तो ये बन गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही तो की ना हमने, बैलेंस, बैलेंस करके सेम ही तो आया, 2 Mg + O2 गिव 2 MgO, आया 2 MgO, आया ना, क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत आना चाहिए, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने से क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। पढ़ करके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन जब हम उसी जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि रिएक्शन बैलेंस करेंगे कैसे। ठीक है, थोड़ा बहुत।
अब जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और जो बैलेंस है उसे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसे प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लॉ के बारे में बात कर रहे थे ना, तो वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है बच्चों, मतलब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कहीं पर भी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मास क्या करता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता रहता है ना? क्लियर है? यानी कि क्या मास क्या करता है, केवल चेंज होता रहता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता रहेगा, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना ही बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे हम बात करते हैं, माना बात हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की बात करते हैं तो अभी क्या है, ये 100% है। ठीक है, 100% इसका मास है। अब हम कहते हैं कि कल को इस पेड़ को हम क्या कर लें, ये सूख जाए। जब ये पेड़ सूख जाएगा, इस पर आग लगा करके हम इसको क्या कर लेंगे, जला लेंगे, तो इसकी कुछ इस तरीके से राख मिलेगी हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि अभी तो ये 100% पेड़ था, पूरा पेड़ था, अब हमें केवल इतनी सी राख मिली, और हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। इतना डिस्ट्रॉय तो हो गया, ये 100% था, अब इतनी सी राख बची हुई। राख कम से कम इसका 40% ही भाग होगा, बाकी का 60% तो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाकी ये जो 100% हमारे नेचर में है, अभी भी ये 100% ही है, 40% राख है। कुछ क्या बनी होगी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, 20% मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, कुछ क्या हुआ, कुछ वाटर बना होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है इसकी चीजें बनी होगी, यानी कि पूरा का पूरा 100% क्या है, ये अभी भी यही है। क्लियर है? पूरा का पूरा 100% ये अभी भी यही है, यानी कि ना तो ये क्रिएट हुआ, ना ही इसका मास क्रिएट किया गया, ना ही इसका मास डिस्ट्रॉय हुआ। बस मास ने क्या करा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे राख बन गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया, गैसेस फॉर्म में चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, इस तरीके से। क्लियर है? ऐसा थोड़ा समझ सकते हैं, समझने के लिए ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं, अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये किसी रिएक्शन पर कैसे लगेगा, किसी रिएक्शन पर कैसे लगेगा? यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम उसे देखते हैं तो उसके नंबर ऑफ एटम्स पहले और बाद में दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो जैसे कोई रिएक्शन है, C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। अगर हम इसके मास की बात करें, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो यहाँ पर इसका मास है 12 प्लस ये 16 टू 32, टोटल मास कितना आ गया, 44 ग्राम। तो टोटल मास कितना है यहाँ पर, 44, और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 16 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर भी 44 ही है, यानी कि मास यहाँ और यहाँ दोनों में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, चलो इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, जो जितने रिएक्टेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के बनेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट बनेगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मास ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्शन, इन द रिएक्टेंट। तो जैसे कि हमने अभी देखा C+O2 गिव CO2, तो C+O2 जो हमारे रिएक्टेंट थे
उनका जितना भी मास होगा, मास था, वो किसके बराबर था? CO2 के बराबर था। तो यही क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है। इसमें क्या शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है और काफी सारे एग्जाम्पल भी तैयार कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि जो टोटल मास प्रोडक्ट का है और रिएक्टेंट का है, दोनों कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन से पहले और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? सेम रहने चाहिए। सो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इसीलिए जो हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो एक वर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो हमारी हमने एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। अगर हम इसको क्या लिखें? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो जिंक प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 और H2। अब हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन को देख लेंगे। यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर भी एक जिंक है। यहाँ पर H कितने हैं? 2 है। यहाँ पर भी H कितने हैं? 2 है। यहाँ पर एक S है, यहाँ पर भी एक S है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। यानी कि रिएक्टेंट में जितने भी एटम है, जितने भी एटम है, जिंक के, हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, उतने ही एटम जिंक के, सल्फर के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। किसमें? प्रोडक्ट में भी। तो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर हैं किसके? प्रोडक्ट के जितने नंबर ऑफ एटम है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इस तरीके से चार्ट बना करके भी, हम यहाँ पर टेबल बना करके भी देख सकते हैं ना। जिंक एक इधर है, एक इधर है, दोनों बराबर हैं, बैलेंस है क्या दोनों? हाँ बिल्कुल। तो ये रिएक्शन क्या है? अब आप कहोगे इसे बैलेंस तो नहीं करना, तो इसे बैलेंस करना ही क्यों है? ये तो पहले से ही बैलेंस है। दस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बैलेंस तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस एक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हमने Mg प्लस O2 वाली रिएक्शन की बात की थी, तो वो बैलेंस्ड नहीं थी, वहां पे हमें पहले ही दिख रहा था डिफरेंस, ठीक। चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में बात की है ना, कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। फिर हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने ये बात की टोटल मास जितना भी होगा प्रोडक्ट का, वो रिएक्टेंट के बराबर होता है, और दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तभी क्या कहेंगे हम? इसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है? बाकी बैलेंसिंग सीखेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तो चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।